हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू योर चैनल बिंदास स्टडीज़। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है फ़ेलोशिप्स। क्योंकि इंडिया में बहुत सारी फ़ेलोशिप हैं, बहुत सारी, और हमें बस पता नहीं होता। हाई स्कूल में भी मिल जाती है, 12th में भी मिल जाती है, ग्रेजुएशन में भी मिलती है, मास्टर्स में भी मिलती है, एमफिल, पीएचडी, डिप्लोमा कोर्सेज, और भी अगर आप पीएचडी के बाद खुद के उस पर रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, केवल खुद से, तो उसके लिए भी मिलती है। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी मिलती है, और ST ST OBC यानी AWS की तो मिलती ही है, विमेंस को भी मिलती है। तो और अगर आप कहीं वर्किंग है, उसके अलावा आप वर्किंग के साथ भी रिसर्च करना चाहते हैं तो भी आपको फेलोशिप मिलती है। तो बहुत सारे ग्रांट्स है, लेकिन हमें उनका पता नहीं है। तो मैं आप लोगों के लिए एक फेलोशिप सीरीज़ शुरू कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी डे बाय डे कि हर डे मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन सी फेलोशिप्स हैं और किस फील्ड में हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन में है तो कौन सी अप्लाई करें, अगर आप मास्टर्स में है तो कौन सी अप्लाई करें, PhD में है, पोस्ट डॉक में है तो आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जो पहली फेलोशिप है वो डॉक्टर S राधाकृष्णन है। अभी कुछ दिन पहले मैंने इसका वीडियो अपलोड करा था। ठीक है, ये फेलोशिप जो है ये ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के लिए आता है। ठीक है ना, तो अगर आपका सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ में हो या सोशल साइंसेज में हो तो आप ये फेलोशिप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसमें कुछ नहीं करना, और ये आपको UGC देती है। देखो लिखा है यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन यानी UGC। और इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो ये लिखते हैं कि कैंडिडेट शुड बी अनएम्प्लॉयड होना चाहिए। मैंने पहले भी इस फेलोशिप में बताया हुआ है। मैक्सिमम एज आपकी 35 होनी चाहिए, और ST ST OBC एंड PWD एंड वुमेन के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, फिर थर्ड आपका ये है कि मिनिमम 55% मार्क आपके UG लेवल में और PG लेवल में 60% होना चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST OBC और PWD हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, यानी कि फिर आपके अगर 50 ना हो के 55 भी हुए, और सॉरी आपके 50 ना हो के 60 ना हो के 55 भी हुए, और 55 ना हो के 50 भी हुए, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। फिर दूसरी फेलोशिप आपकी है पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप टू विमेन कैंडिडेट्स। ये भी PDF है, यानी आप पोस्ट डॉक फेलोशिप है। इसमें भी कैंडिडेट शुड बी अनएम्प्लॉयड शुड हैव बिन अवॉर्डेड PhD। ठीक है, मतलब अनएम्प्लॉयड हो और PhD उसकी अवार्ड हो चुकी हो, और ये केवल औरतों के लिए है। ठीक है, मैक्सिमम एज आपकी 55 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और वही सेम क्राइटेरिया कि SC ST OBC और PWD हैं और विमेन है तो रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का आपको। ठीक है, और यहाँ पे भी वही है कि मिनिमम 55% एट UG लेवल एंड 60% एट PG लेवल। ठीक है ना, और ST ST OBC PWD के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। अब पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप की बात अगली हम कर रहे हैं, ये है SC ST कैंडिडेट्स के लिए। देखिए, ये जो आज की सीरीज़ है ना, ये केवल पोस्ट डॉक और PhD इन्हीं के लिए है। जो मतलब जो लोग PhD में हैं और उनको फेलोशिप चाहिए उनके लिए है, और जो लोग PhD कर चुके हैं और उनको पोस्ट डॉक करना है उनके लिए है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो है ये SC ST और कैंडिडेट्स के लिए है। इसको भी UGC देती है। इस PhD अवॉर्डेड अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट। ठीक है, मैक्सिमम एज 50 ईयर्स, और फिर 5 साल इसमें औरतों को, केवल फीमेल्स को रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब कि इसमें ये केवल SC STs के लिए है, और इसमें PhD होना आपकी अवॉर्डेड होनी चाहिए, आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपकी एज 50 होनी चाहिए, और 5 साल। औरत अगर 55 की भी हैं तो उनको भी ये फेलोशिप मिल सकती है। फिर है स्वामी विवेकानंद सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप फॉर रिसर्च इन सोशल साइंसेज। ठीक है, अब ये जो स्वामी विवेकानंद है ये आप सब किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं है, ये उन सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए है, मेल चाइल्ड नहीं, ओनली सिंगल गर्ल, मतलब केवल उन लड़कियों के लिए है जो अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी का मतलब ये नहीं कि 2 भाई और आप इकलौती बहन है, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपका ना कोई भाई है ना आपकी कोई बहन है, आप अपने पेरेंट्स के सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, तो ये फेलोशिप आपको मिलेगी। ये स्वामी विवेकानंद है और ये UGC ही देती है। द ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ पेरेंट टू परस्यू PhD सोशल साइंसेज, मतलब वो भी तब मिलेगी आपको जब आप PhD परस्यू कर रहे होंगे, किसमें, सोशल साइंस के सब्जेक्ट में, साइंस में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये उनके लिए है। फिर है आपकी नेशनल फेलोशिप फॉर SC कैंडिडेट्स, ये भी UGC देती है। इसमें भी कैंडिडेट शुड बी अनएम्प्लॉयड। अब आपको इसमें भी क्या होना चाहिए कि मतलब आप कहीं काम ना करते हो, मतलब प्राइवेट पे काम करते भी हो तो उस टाइम पे आप छोड़ देंगे, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट में आप ना हो।
द फेलोशिप इज ओपन कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना। अब ये उनके लिए है जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं और हायर स्टडी के लिए परस्यू करना चाहते हैं, जैसे कि एमफिल एंड पीएचडी डिग्री। किसमें? सब्जेक्ट क्या है? साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अंडर फुल टाइम कैटेगरी, ठीक है। देखिए इन्होंने यहीं पे सब बातें बता दी है। इन्होंने कह दिया है कि ये फेलोशिप उनके लिए है जो शेड्यूल कास्ट के हैं और जो हायर स्टडीज़ में लाइक एमफिल और पीएचडी करना चाहते हैं, लेकिन सब्जेक्ट क्या रखेंगे? मतलब किस सब्जेक्ट में? साइंस में मिलेगी, ह्यूमैनिटीज़ में मिल रही है, सोशल साइंस में मिल रही है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मिल रही है, लेकिन फुल टाइम कैटेगरी को ही मिलेगी। मतलब अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं या आप डिस्टेंस कर रहे हैं तो आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेगी। फिर आपकी छठी है नेशनल फेलोशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ एसटी कैंडिडेट्स, मतलब एससी स्टूडेंट्स, ठीक है। ये भी यूजीसी देती है। This fellowship is open to candidates who belong to scheduled tribe and are pursuing higher studies such as MPhil and PhD degree in sciences, humanities, सोशल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब ये भी ST जो है यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब है, यानी कि जो जनजातीय कैटेगरी से लोग आते हैं, जो बच्चे आते हैं, ये फेलोशिप उनके लिए है, ठीक है। और ये एमफिल करने वालों को भी मिल रही है और पीएचडी करने वालों को भी मिलेगी। हो सकता है अमाउंट अलग अलग हो, एमफिल का अमाउंट अलग होगा और पीएचडी का अलग होगा, पर एमफिल और पीएचडी दोनों करने वालों को मिल रही है। तो देखिए ऊपर वाली पे भी ध्यान दीजिएगा, ये एमफिल पीएचडी दोनों को मिल रही है, लेकिन SC को और ST को मिल रही है। और ये भी केवल उनको मिलेगी जो साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में, सोशल साइंसेज में और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पीएचडी और एमफिल करना चाहते होंगे उनको, ठीक है। फिर आपका आती है 7वें नंबर पे नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए फेलोशिप है, ये भी यूजीसी देती है। दिस फेलोशिप इज ओपन टू कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू अदर बैकवर्ड क्लास। आप ओबीसी में हैं, लेकिन ओबीसी में 2 होते हैं ना, क्रीमी और नॉन क्रीमी, तो अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आर परसुइंग हायर स्टडीज सच एज अ रेगुलर एंड फुल टाइम एमफिल एंड पीएचडी डिग्रीज इन साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो बस ये उनको मिलेगी जो फुल टाइम या और रेगुलर पीएचडी करेंगे, एमफिल या एमफिल करेंगे साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में, सोशल साइंस में और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, और किसी सब्जेक्ट में नहीं हुई। और जो फुल टाइम वाले होंगे डिस्टेंस और एक होता है ना डिस्टेंस और एक होता है पार्ट टाइम, वो वाले कैंडिडेट नहीं। फिर 8वें नंबर पे आपकी मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट। अब जो माइनॉरिटी हैं यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं, ये उनके लिए है, ठीक है। दिस फेलोशिप इज ओपन टू, ये कह रहा है सॉरी पहला है कि कैंडिडेट शुड बी अनएम्प्लॉयड, तो सेम है कि आपको अनएम्प्लॉयड होना चाहिए। ये सारी फेलोशिप पीएचडी और पोस्ट डॉक है, तो इसमें आपको अनएम्प्लॉयड ही होना चाहिए। तो इसमें ये है कि आप अनएम्प्लॉयड हो, आपके पास कोई परमानेंट जॉब ना हो। दिस फेलोशिप इज ओपन टू कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू वन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब यहाँ पे ये फेलोशिप सिर्फ उनके लिए है जो माइनॉरिटी में आते हो। मतलब माइनॉरिटी कौन है, यहाँ माइनर कौन है इंडिया में, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी में वो लोग आते हैं जो मुस्लिम हैं, जो सिख हैं, जो पारसी हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, जो क्रिश्चियन और जैन हैं, ठीक है। और अगर वो लोग हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं रेगुलर और फुल टाइम के कोर्स, मतलब एमफिल और पीएचडी के कोर्स में, जो कि रेगुलर और फुल टाइम होना चाहिए, तो और उनका सब्जेक्ट साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आना चाहिए, तो वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सारे माइनॉरिटीज़ के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटीज़ ये है और ये यूजीसी ग्रांट करती है। फिर आपका 9 है रिसर्च फेलोशिप इन साइंसेज फॉर माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स। ये ठीक है, ये जो आपकी फेलोशिप है ये मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए, जो इनकी मेरिट कहते हैं ना कि शुड हैव रजिस्टर्ड इन पीएचडी इन साइंस सब्जेक्ट इन यूनिवर्सिटी विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस सेंटर्स विद द पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस सेंटर्स ऑफ एडवांस स्टडीज द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल असिस्टेंट आइडेंटिफाइड बाई यूजीसी। अच्छा, ये उनके लिए है जो मेरिट वाले स्टूडेंट नहीं होते, जिनके पास होता है ना कि यहाँ से इन्होंने, जिनकी मेरिट सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी में है, जो टॉपर्स हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये उनके लिए है, ठीक है। और जिनको यूजीसी आइडेंटिफाइड करेगी ये फेलोशिप, वो बच्चे भर सकते हैं। और ये साइंस सब्जेक्ट, ये देखिए बोल रहा है पीएचडी इन साइंस सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट साइंस के अंदर आते होंगे ना, केवल उन्हीं को ये फेलोशिप मिलेगी। फिर है डॉक्टर DS कोठारी पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप इन साइंसेज, मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग साइंसेज। अब ये भी यूजीसी ग्रांट करती है। और इसमें क्या क्राइटेरिया है कि कैंडिडेट्स हु हैव आइदर रिसीव्ड अ पीएचडी डिग्री और सबमिटेड देयर पीएचडी थीसिस और एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। तो कह रहा है कि या तो आपको पीएचडी डिग्री आपकी हो चुकी हो
या आपने सबमिट करी हो थीसिस, ठीक है, मतलब अगर आपको डिग्री अवार्ड हो गई है तो भी, और अगर अवार्ड नहीं हुई है लेकिन आपने अपनी पीएचडी सबमिट कर दी है तो भी आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। डीएस कोठारी है ये, ठीक है, ये भी यूजीसी देती है, लेकिन ये 3 फील्ड्स में ही देती है, मतलब अगर आप साइंस के सब्जेक्ट के हैं और या आप मेडिकल साइंस में हैं या इंजीनियरिंग में हैं तो ही आपको ये फेलोशिप मिलेगी। फिर आपकी 11 नंबर पे बेसिक साइंटिफिक रिसर्च BSR फेलोशिप, ये आपके कैंडिडेट रजिस्टर्ड पीएचडी रेगुलर, मतलब अभी आपने पीएचडी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होगा इन साइंसेज इन यूनिवर्सिटीज विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस, सेंटर्स विद द पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस ऑब्लिक सेंटर्स ऑफ एडवांस स्टडीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल असिस्टेंट आइडेंटिफाइड यूजीसी, ठीक है। अब ये भी आपको तब मिलेगी जब आप साइंस के फील्ड से हों, ठीक है, और आपने पीएचडी की डिग्री में अपना रजिस्ट्रेशन कराया हो, ठीक है, ये उनके लिए है। फिर मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट MRP फेलोशिप, ये भी यूजीसी देती है। अब ये मेजर है, ठीक है, एक मेजर होता है एक माइनर होता है, तो ये मेजर प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। मेजर और माइनर प्रोजेक्ट्स के फॉर्म अभी ICSSR के भी निकले हैं, वो भी मैंने डाला हुआ है, उसको भी जाके देख लीजिएगा, अगर आप उसको भर सकते हैं तो भर दीजिएगा। चलिए ये देख लेते हैं। तो ये कह रहा है दिस फेलोशिप सपोर्ट्स परमानेंट ऑब्लिक रेगुलर वर्किंग ऑब्लिक रिटायर्ड टीचर्स इन द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। अब ये देखिए, अब ये बच्चे के लिए नहीं है, अब ये उनके लिए है जो परमानेंट या रेगुलर और वर्किंग हो या रिटायर्ड हो, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो टीचर्स रहे हों, ठीक है, मतलब जो पढ़ा रहे हों उनके लिए, जो टीचर हों आपके उनके लिए। अ टीचर वर्किंग और रिटायर्ड कैन अवेल ओनली 1 प्रोजेक्ट स्कीम एट एनी गिवन टाइम, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से भी ले ली कहीं और से भी ले ली, ये उन टीचर्स के लिए है जो कहीं परमानेंट हो या रेगुलर हो, वर्किंग हो या रिटायर्ड हो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो एक टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अ प्रोजेक्ट फॉलो में बी अपॉइंटेड विथ अ कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड, ठीक है। फिर आपका आ जाता है कि 13वीं पे आपकी 13 नंबर पे आती है इंस्पायर फेलोशिप, ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए है, DST, ठीक है। इसके लिए आपका कम से कम कह रहा है ना, स्कॉलर स्कोर्ड मिनिमम 65% मार्क्स। अब आपको 65% मार्क्स अगर आपके हैं, ठीक है, और CGP आपकी इसके इक्वलेंट बनती है, तो किसमें, MSc में, MS में या ME और MBBS में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आप फर्स्ट रैंक होल्डर इन ईच पोस्ट ग्रेजुएशन PG लेवल एग्जामिनेशन बेसिक, मतलब ये कह रहा है या तो आप फर्स्ट रैंक होल्डर हो पोस्ट ग्रेजुएशन जो PG लेवल एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें किसमें और सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में, बेसिक या अप्लाइड साइंसेज में, उसमें इंजीनियरिंग साइंसेज, मेडिकल साइंसेज और फार्मा जो है आपका वो, एग्रीकल्चर वो, वेटनरी वो, इनमें से अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं और आप यूनिवर्सिटी से के फर्स्ट रैंक होल्डर हैं या गोल्ड मेडलिस्ट होंगे तो ये फेलोशिप आप ले सकते हैं। फर्स्ट रैंक होल्डर्स एट द ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन इन मेडिसिन ओनली कंडक्टेड बाय अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप फर्स्ट रैंक होल्डर ग्रेजुएशन लेवल पे हैं लेकिन केवल मेडिसिन के सब्जेक्ट में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये कह रहा है 14 पे एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च फंडिंग, ठीक है, ये आपका इंडिविजुअल है सेंट्रिक। अब ये DST कोई संस्था है वो देती है, तो ये इंडिविजुअल सेंट्रिक फंडिंग इज प्रोवाइडिंग अ पोटेंशियल साइंटिस्ट फॉर अंडरटेकिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग साइंस, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज एंड मैथमेटिकल साइंसेज। अब ये उनको मिल रहा है जो साइंटिस्ट हैं और इन फील्ड्स में काम करते हैं, लाइफ साइंसेज में, फिजिकल साइंसेज में, केमिकल इंजीनियरिंग में, अर्थ में, एटमॉस्फेयर मौसम विभाग में और मैथमेटिकल यानी गणित में, ठीक है, ये उनके लिए। 15 नंबर पे जो आपकी आती है ये एम्पावरमेंट एंड इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सीलेंस इन साइंस, ठीक है ना, इक्विटी एंड ये आपकी द फेलोशिप एम एट द प्रोवाइडिंग रिसर्च सपोर्ट टू साइंटिस्ट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। अच्छा, ये आपकी जो एम्पावरमेंट फेलोशिप है ये केवल उनके लिए है जो SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड में केवल, ना कि सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड वालों के लिए है ये। द एप्लीकेंट शुड होल्ड PhD डिग्री इन साइंस और इंजीनियरिंग, मतलब आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए साइंस और इंजीनियरिंग सबके सब्जेक्ट में, और आप MD, MS, MDS, MV, SC डिग्री आपने करी हो उसके लिए, ठीक है।
फिर आपकी होती है 16 पे JC बोस नेशनल फेलोशिप। ये फेलोशिप भी DST देती है। इसमें भी शुड बी, फर्स्ट पे देखिएगा, शुड बी एन एक्टिव साइंटिस्ट विद अ रिकॉर्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ये उनको भी मिलता है जो एक्टिव साइंटिस्ट हैं लेकिन जिनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, मतलब जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ बहुत बेहतर काम किया होगा, JC बोस उनको दी जाती है। ठीक है। द सेकेंड इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है द साइंटिस्ट शुड बी इन सर्विस एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन टू द फेलोशिप। मतलब ऐसा नहीं है कि आप रिटायर हो चुके हैं तब आपको मिलेगा। ये कह रहा है कि आपको उस टाइम पे नॉमिनेशन, जब आपको ये JC बोस फेलोशिप मिले, नेशनल फेलोशिप, तो उस टाइम आप जो है सर्विस में होने चाहिए। ठीक है। फिर आपकी 17 पे आती है रामानुजन फेलोशिप। ये भी DST देती है। इसके लिए भी वही क्राइटेरिया कि ब्रिलियंट इंडियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग वर्किंग अब्रॉड एंड आर बिलो द एज ऑफ 40 ईयर्स। ये मतलब इंडियन साइंटिस्ट को भी देती है एंड इंजीनियर्स को देती है, और वो जो वर्क अब्रॉड में जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये उनको भी देती है। ठीक है। ओपन टू ब्रिलियंट इंडियन साइंटिस्ट एंड द इंजीनियरिंग वर्किंग अब्रॉड में कर रहे हैं और जिनकी एज जो है ना वो 40 साल से कम है, बिलो है। ठीक है। ये उनको मिलती है। इसमें रामानुजन में नॉमिनी शुड हायर डिग्री इक्विवेलेंट सच अ PhD। अच्छा, ये कह रहा है कि जो नॉमिनी होगा इसमें नॉमिनेट करेंगे। ठीक है। आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करेंगे और अगर आपको चुन लिया गया, आपको नॉमिनेट कर लिया गया, तो आपकी जो PhD है वो साइंस में, इंजीनियरिंग में, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, MD इन मेडिसिन, इन सब सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए। ठीक है। तभी आपको ये फेलोशिप मिलेगी, क्योंकि रामानुजन साइंस की फील्ड और इंजीनियरिंग की फील्ड वाली और मेडिसिन की फील्ड वाली फेलोशिप है। फिर आपके 18 नंबर पे आती है नेशनल पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप DST। द एप्लीकेंट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड PhD MD MS डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो एप्लीकेंट है वो उसके पास PhD MD MS डिग्री होनी चाहिए, तो ही वो अप्लाई कर सकता है। और ये कह रहा है दोज हु हैव सबमिटेड देयर PhD और MD MS थीसिस आर अवेटिंग अवार्ड ऑफ द डिग्री आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब अगर आपने PhD करी हुई है, MD MS करा हुआ है, आपने मतलब करा नहीं, मतलब आपने अपनी थीसिस जमा कर दी है पर अभी आपकी थीसिस अवार्ड नहीं हुई है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपकी आती है SCRB ओवरसीज़, ठीक है, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। अब ये जो आपकी फेलोशिप है ये आपको इसका भी एम है बिल्ड अ नेशनल कैपेसिटी इन फ्रंटियर एरियाज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब ये भी साइंस एंड इंजीनियरिंग में खैर का बहुत सारी फेलोशिप्स हैं विच आर इंटरेस्टेड ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये सिर्फ 1 साल के लिए दी जाएगी और साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में अच्छे काम के लिए फेलोशिप बिल्ड की गई है। ठीक है। और इसमें एप्लीकेंट शुड हैव कंप्लीटेड PhD डिग्री। आपके पास जो PhD है वो आपकी अवॉर्डेड होनी चाहिए। किस फील्ड में? साइंस एंड इंजीनियरिंग में। ठीक है। और ये कह रहा है कि कंप्लीट PhD इन साइंस एंड इंजीनियरिंग नॉट अर्लियर देन द प्रीसीडिंग 2 years फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ठीक है। फिर ये कह रहा है द एप्लीकेंट शुड हिमसेल्फ हरसेल्फ कोरिस्पॉन्ड विद द प्रपोज्ड होस्ट इंस्टीट्यूशन अब्रॉड ऑफ देयर पोस्ट डॉक्टरल वर्क। ठीक है। अब ये आप ध्यान से देखिए कि ये जो साइंस की फील्ड में है वो बहुत सारी फेलोशिप्स हैं। 2 और बची हैं, वो भी देख लेते हैं। ये जो आपकी है स्पॉन्सर्ड रिसर्च है, ये आपको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO देती है, तो ISRO इसको प्रोवाइड कराती है, तो डेफिनेटली इसका क्राइटेरिया बहुत हाई होगा। ISRO प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर अ कंडक्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है। अब ये ISRO जो है इस कह रहा है ये फाइनेंशियल सपोर्ट उनको करती है जो स्पेस साइंस में, साइंस टेक्नोलॉजी में और स्पेस एप्लीकेशन में, ठीक है, में सपोर्ट करने के लिए फेलोशिप देती है। इसका बाकी क्राइटेरिया तो नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन आप इस पर ISRO की मैंने जो नाम बता दिया, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे कि स्पॉन्सर्ड रिसर्च बाय ISRO फेलोशिप या जो भी है, तो आपको ये पूरा का पूरा मतलब आपके सामने पेज आ जाएगा और आप उसको पढ़ लेंगे। अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो आप इसको भर दीजिएगा। वैसे मैं जिस साइट से आपको ये बता रही हूँ मैं उसका भी मेंशन कर दूंगी, उसका भी लिंक, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अब ये जो लास्ट वन है ये है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, जो अभी निकली थी, पता नहीं इसकी डेट अभी है कि ख़त्म हो गई है। PMRF इसका क्राइटेरिया बहुत ही तगड़ा था, क्योंकि वो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप 100 में आनी चाहिए, तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग भरेंगे, पर इसका फेलोशिप का अमाउंट बहुत ज़्यादा था, लाख रुपए। तो कैंडिडेट्स इसके लिए ये है कि कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट योर ईयर्स बैचलर एंड 2 years मास्टर डिग्री। तो ये जो है ये आपकी बैचलर मतलब शुड हैव कंप्लीट, आपका 4 साल का, आपने 4 साल का बैचलर करा हो और 2 साल का मास्टर डिग्री करा हो, मतलब 3 साल का बैचलर नहीं, 4 साल का। फिर आपका क्या कह रहा है सेकंड में कि कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर PhD प्रोग्राम इन वन
वन द PMRF जो ग्रांटिंग है इंस्टीट्यूट्स एट द गेट सेलेक्टेड इन द प्रोग्राम। ठीक है, जो PhD प्रोग्राम है उसके PMRF में जो PMRF ग्रांट वाले इंस्टीट्यूट हैं वहाँ के प्रोग्राम में सेलेक्ट होना चाहिए, तो ये फेलोशिप उसको मिलेगी। तो देखिए मैंने आपको 21 फेलोशिप्स बताई है जो कि बहुत हैं। इनमें से जिस भी कैटेगरी से, जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते होंगे, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं और जिसकी भी डेट बची हुई है, उस फेलोशिप को जाइए, चेक करिए और चेक करते रहा करिए। ठीक है, ये फेलोशिप आपको मिल जाएगी। और मुझे लगता है कि पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप और या जो PhD फेलोशिप्स हैं वो अच्छी हैं। अगर आपका UGC नेट या CSIR क्वालिफाइड आप नहीं अभी तक हो पाएँ तो भी कोई बात नहीं, बहुत सारी फेलोशिप हैं जो आपको मिलेंगी ताकि आपका जो रिसर्च है वो अच्छे से हो जाए। तो नेक्स्ट सीरीज़ में हम फिर एक फेलोशिप को लेकर मैं आपसे मिलूँगी और कुछ नया बताऊँगी। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। सी यू देन, टेक